हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग नैरेटिव। आज का हमारा टॉपिक है नीतीश कुमार एंड व्हाई बीजेपी टुक नीतीश कुमार बैक इनटू एनडीए। मैं सीधा पॉइंट पे ही आता हूँ। बीजेपी ने ये चीज़ लोकसभा को ध्यान में रखते हुए की है। बिहार के अंदर करीब आई थिंक 39-40 सीट्स हैं लोकसभा की। उसमें से 39 सीट्स ऑलरेडी एनडीए के पास है, जिसमें से 17 बीजेपी के पास है, 12 जेडीयू के पास है, जेडीयू ऐसे नीतीश कुमार के पास, एक कांग्रेस के पास है, आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी के पास 0 सीट्स हैं। ऐसा नहीं है कि अगर बीजेपी नीतीश कुमार को नहीं लेती तो उसकी सीट्स में ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता। हाँ, थोड़ा बहुत 2-3 या 4-5 सीट का फर्क पड़ता, उससे ज़्यादा सीट का फर्क नहीं पड़ता। तो बीजेपी ने बस उन 4 या 5 सीट को ध्यान में रखकर ही ये फैसला लिया है। मेरे को नहीं लगता कि बाकी कुछ चीज़ ध्यान में रख के बीजेपी ने कोई फैसला लिया है। और दूसरा एक रीज़न ये भी है कि इलेक्शन से पहले या कुछ टाइम अभी पहले तक हमारी जो अपोजिशन पार्टी है, जिनका अलायंस है बना है इंडिया के नाम से, I.N.D.I.A इंडिया के नाम, अलायंस के नाम से, उनका एक बड़ा मुद्दा ये चला रहे थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय गणना बेसिकली ये होती है कि जितने भी हमारे बैकवर्ड क्लासेस हैं, बैकवर्ड कास्ट हैं, उनका पॉपुलेशन काउंट होना चाहिए। बेसिकली वो कह रहे थे कि जितनी उनका काउंट उतनी उनकी हिस्सेदारी, मतलब उतना उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और ये चीज़ मंडल पॉलिटिक्स आपसे सुना रहेगा। मंडल पॉलिटिक्स में यही होता है मंडल पॉलिटिक्स में यही होता है पहले। तो ये चीज कास्ट पॉलिटिक्स दोबारा ना खेल पाए, उसके लिए बीजेपी ने नीतीश कुमार को वापस से एनडीए में ले लिया है। नंबर 1, नीतीश कुमार एक बैकवर्ड कास्ट से आते हैं। उनकी कास्ट का नाम है कुर्मी कास्ट। वो कुर्मी कास्ट के लीडर हैं, जिनका बिहार के अंदर अराउंड 10-11% का वोट है। तो एक तो वो फैक्टर है। दूसरा, जो भी ये कास्ट पॉलिटिक्स की बात करते हैं, कास्ट जनगणना की बात करते हैं, तो जब नीतीश कुमार के एनडीए में आने से फायदा क्या होता है? ये एक मैसेज क्या जाता है कि भाई तुम सब कास्ट की बात कर रहे हो और ये बोल रहे हो कि बीजेपी इज एंटी कास्ट, मतलब एंटी जो लो कास्ट के जो लोग हैं उनके खिलाफ काम करते हैं। बिकॉज राहुल गांधी का यही है ना कि 4-5 उद्योगपति के लिए ही काम करती है। पहले जैसे अंबानी, टाटा, बिरला, ये सब का नाम लेता रहता है वो। तो अगर नीतीश कुमार अगर बीजेपी के अंदर आ जाता है तो ये मतलब मैसेज क्या जाता है? एक मैसेज ये जाता है कि जिसने आपका इंडिया अलायंस बनाया है। अगर आपको याद होगा, लास्ट ईयर जो सबसे पहली जो मीटिंग हुई थी इंडिया अलायंस की, वो कहाँ हुई थी? वो पटना में हुई थी। वो किसने कराई थी? वो नीतीश कुमार ने कराई थी। वो मीटिंग होने से पहले क्या हुआ था? वो मीटिंग होने से पहले नीतीश कुमार जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, इवन केसीआर के पास तक गया था वो मीटिंग करने के लिए, उनको एनडीए अलायंस में शामिल करने के लिए। तो आज हमको जो इंडिया अलायंस दिख रहा है, उसका सूत्रधार कौन है? वन ऑफ द सूत्रधार ऑफ दिस इंडिया अलायंस इज नीतीश कुमार। मैसेज यही जाता है कि भाई जो तुम्हारा सूत्रधार है वही छोड़ के चला गया तो तुम कहाँ हो? और दूसरा, जैसे कि मैंने पहले कहा, नीतीश कुमार एक कुर्मी कास्ट से आता है, विच इज अ बैकवर्ड कास्ट। तो उस बैकवर्ड कास्ट का एक बड़ा लीडर अगर आपके इसमें आ जाता, आपकी अलायंस में छोड़ के चला जाता है, तो फिर आपका जो कास्ट का जो पॉलिटिक्स है वो तो धरा का धरा रह गया ना, उसमें तो खत्म हो गई कास्ट पॉलिटिक्स हो। और ये 2 बड़े मैसेज जाते हैं। दूसरा साइड जो क्या बोलते हैं, चेरी ऑन टॉप जिसको हम कह सकते हैं, वो ये है कि नीतीश कुमार के 12 लोकसभा के मेंबर्स हैं, तो उसमें भी बीजेपी को थोड़ा सा फायदा मिलेगा। और आसपास के जो एरिया हैं बिहार के आसपास, जैसे झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ के वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे भी काफ़ी बैकवर्ड वोट्स हैं, वहाँ पे भी उनको थोड़ा बहुत एक बोलने के लिए होता है। तो इस चीज़ को लेके मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने लिया है। मुझे नहीं लगता है, अब मैं ये बताता हूँ कि मुझे क्या लगता है कि नीतीश कुमार को किस चीज़ के लिए नहीं लिया है। मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार को विधानसभा इलेक्शन के लिए लिया है।
मेरा ये मुझे ऐसा लगता है कि जब ये लोकसभा का इलेक्शन पूरा हो जाएगा और जब 6 महीने साल भर के अंदर जब स्टेट इलेक्शन हो गए बिहार के, उस टाइम पे ये फॉर्मेशन नहीं होगी। बीजेपी और जेडीयू दोनों एक साथ एक अलायंस में नहीं लड़ेंगे। दूसरा, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि नीतीश कुमार के प्रति नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह का कोई प्यार लौटा है, बिल्कुल भी नहीं। अगर कुछ है तो द्वेष की भावना तो मैं नहीं कहूंगा, बट एक रिस्पेक्ट की भावना नहीं होगी दोनों के अंदर नीतीश कुमार के लिए। बिकॉज जिस तरह से नीतीश कुमार छोड़ के गया था एनडीए अलायंस, आप लोग को याद होगा कि जब एनडीए अलायंस को 2019 में एक्चुअली मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो कभी कभी क्या होता है, चेन ऑफ थॉट टूट जाता है। जब 2020 में इलेक्शंस के बाद जब नीतीश कुमार छोड़ के गया था एनडीए, उस टाइम पे न्यूज़ ये आई थी कि अमित शाह ने खुद, जिस दिन नीतीश कुमार ने ये डिक्लेयर किया था, ओपनली डिक्लेयर किया था इन पब्लिक कि वो एनडीए अलायंस छोड़ रहे हैं, उससे एक दिन पहले अमित शाह जी ने खुद नीतीश कुमार को फोन करके खुद पर्सनली पूछा था कि क्या ये जब छोड़ रहे हैं ये बात सच है। उस टाइम पे नीतीश कुमार ने ऐसा सुनने में आया कि अमित शाह जी को कहा था कि नहीं आप ये कहाँ इन बातों पे विश्वास कर रहे हैं, तो ऐसी अफवाह है। तो उसने खुद अमित शाह को एक बार झूठ बोला है। और हम जानते हैं कि जो अमित शाह के साथ ऐसे डबल गेम करते हैं, उनके साथ अमित शाह क्या करते हैं। मैं तो गुजरात में हूँ, मेरे पास तो हमको तो खुद पता है, बट नेशनल रिसेंटली हमें जो देखने को मिला है, उद्धव ठाकरे के साथ क्या किया है बीजेपी ने, मोस्ट स्पेसिफिकली अमित शाह जी ने। तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि बीजेपी को कोई भी प्यार मोहब्बत आ गया है या फिर कोई तरस आ गया है नीतीश कुमार के ऊपर। यह है कि बस नीतीश कुमार जो है अपनी जिंदगी की पॉलिटिक्स का एक आखिरी पड़ाव पे है और बीजेपी बस उसको चीज को स्क्वीज आउट करना चाह रही है अब अपने एक छोटे से पॉलिटिकल गेन्स के लिए। आप इसको ऐसे रेफरेंस दे सकते हैं कि आपको याद होगा कि बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के साथ एक अलायंस किया था इन जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट बनाने के, जब हंग असेंबली आई थी। दिस वाज बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ 370 ऑन 5th of August 2019। जो एक मिनिमम एक्शन प्लान था, बस आप वैसे ही एक रेफरेंस ड्रॉ कर सकते हैं। बस वो फर्क इतना है कि वो मिनिमम एक्शन प्लान स्टेट गवर्नमेंट चलाने के लिए था और ये जो मिनिमम एक्शन प्लान है ये लोकसभा इलेक्शंस तक ही है। मुझे नहीं लगता कि ये जो अलायंस है ये लोकसभा इलेक्शंस के बाद चलेगा, बिकॉज जो दो नए डेप्यूटी, एक और एक रीजन है, जो नए डेप्यूटी सीएम बने हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जब नीतीश कुमार ने ये दो नाम पढ़े होंगे, सम्राट चौधरी और दूसरे डिप्यूटी सीएम का नाम भूल रहा हूँ मैं, सम्राट चौधरी और दूसरे डिप्यूटी सीएम का नाम, एनीवेज, जब ये दो नाम उन्होंने पढ़े रहेंगे तो उनको एक सेकंड के लिए चक्कर आ गया रहेगा, उनके पैर के नीचे से जमीन निकल गई होगी। बिकॉज इसके पहले जो दो डिप्यूटी सीएम थे, सुशील कुमार मोदी और दूसरी जो बनी थी उनके बाद, वो दोनों के दोनों बहुत सॉफ्ट स्पोकन डिप्यूटी सीएम थे और नीतीश कुमार के सामने ज्यादा वो चलती नहीं थी। तो जब वो एनडीए की गवर्नमेंट थी तो नीतीश कुमार उस टाइम पे ऐसी गवर्नमेंट चलाते थे कि जैसी वो उनकी खुद की इन मेजोरिटी की गवर्नमेंट है। बट ये जो चक्कर उनको इसलिए आए रहेंगे उन दो डेप्यूटी का नाम सुन के। इसका भी काम करूंगा, इसके लिए मैं एक अलग से बाद में वीडियो बनाऊंगा। ये भी थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अलायंस टू कट शॉर्ट, ये अलायंस है सिर्फ लोकसभा इलेक्शंस को ध्यान में रख के बनाया हुआ है और इसका स्टेट इलेक्शन, स्टेट पॉलिटिक्स के से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर ये अलायंस अगर विधानसभा इलेक्शन यानी स्टेट इलेक्शंस तक चला तो मुझे लगता है इसका नुकसान होगा बीजेपी को। बिकॉज ये जो परसेप्शन है ना कि बीजेपी ने स्टेट पावर के लिए नीतीश कुमार को वापस एक्सेप्ट कर लिया, दिस इज अ वेरी बैड परसेप्शन। और परसेप्शन पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, बहुत इंपॉर्टेंट। आप काम कुछ भी करो यार, कैसा भी काम करो, आपका परसेप्शन पब्लिक में अच्छा होना चाहिए। परसेप्शन अगर आपका एक बार खत्म हो गया ना पब्लिक में, बस आपकी राजनीति खत्म है। तो परसेप्शन की अगर आप हिस्ट्री से नजरिए से देखा ना, इट इज इन वेरी बैड ऑप्टिक्स। तो हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी स्टेट इलेक्शंस में नीतीश कुमार के साथ जाएगी। दिस विल नॉट बी द फॉर्मूला। एक बार यार पासवान की लड़की के साथ चले जाओ यार, वो बेचारा लड़का कितनी मेहनत कर रहा है। बट एनीवेज, आज के लिए गाइस इतना ही।
अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, धपाधप शेयर, धपाधप कमेंट। बाय, गुड नाइट।